Myself Sardar Singh, Associate Professor in Geography, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज आपका पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, और उसमें आज पढ़ेंगे आपको वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। विद्यार्थियों, वायु द्वारा दो तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, एक तो अपरदनात्मक स्थूल रूप और दूसरा निक्षेप जनित स्थूल रूप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपरदनात्मक स्थूल रूपों के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो स्थलाकृतियाँ बनती है, वायु जब तेज़ गति से चलती है तो उसके कारण अनेक प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ है वो अपरदन के कारण निर्मित होती हैं, और जिसमें वातगर्त है, इंसेलबर्ग, शतरंगशिला, जूजेन, यारडांग, ड्राई कांटर, जालीदार शिला, पुल अथवा खिड़की, लोयस और बालू का स्तूप। इस तरह की जो स्थलाकृतियाँ हैं, महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो अब हम एक एक स्थलाकृति का यह अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपरदनात्मक स्थूल रूप। अपरदनात्मक स्थूल रूपों में पवन तीन तरह के काम करती है, जैसा कि आपके सामने है। अफवान की क्रिया और अपघर्षण की क्रिया और सन्निघर्षण की क्रिया। अफवान का मतलब उड़ाना, अपघर्षण मतलब घर्षित करते हुए चलना, सन्निघर्षण का मतलब आपस में कणों का टकराना। और उसके फलस्वरूप जो स्थूल रूप बनते हैं उसमें सबसे पहले जो स्थलाकृति है वो है अफवान, अफवान गर्त। अफवान गर्त जब हवा तेज गति से चलती है मरुस्थलीय भागों के अंदर, तो ऐसी स्थिति में वायु लार्ज स्केल पर बड़ी मात्रा के अंदर बालू मिट्टी को उखाड़ करके अन्यत्र शिफ्ट कर देती है, और उस जगह पर एक गर्त का निर्माण हो जाता है, तो उसको अफवान गर्त कहा जाता है, जिसको अफवान बेसिन या वातगर्त भी कहते हैं। सेकंड है इंसेलबर्ग। विद्यार्थियों, मौसमी क्षेत्रों में जब अपेक्षित क्रिया के पश्चात पवन मुलायम चट्टानों को आसानी से प्रदित कर देती है, परंतु कठोर चट्टान टीले के रूप में अवशिष्ट के रूप में रह जाती है, तो इनका जो कटाव है वो पवन द्वारा नहीं हो पाता है, और इस प्रकार जो कठोर चट्टान के टीलों को इंसेलबर्ग कहा जाता है। इंसेलबर्ग के सही स्वरूप के विषय में विद्वानों में अनेक मतभेद है। कुछ विद्वान इनको मोनाडोना की संज्ञा देते हैं, अर्थात ये अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था का प्रतीक माना जाता है, जैसे कि आपके सामने ये मोनाडोना के या इंसेलबर्ग के चित्र दे रखे हैं। यानी ये गुंबद के आकार की आकृति होती है जो काफ़ी कठोर होती है, जिस पर पवन का अपरदन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, शतरंगशिला। मरुस्थलीय भागों में जहाँ चट्टान के ऊपर कठोर शैलें होती है और नीचे उनके मुलायम शैलें होती है, तो कठोर शैलें जो है वो एज इट इज बनी रहती है, और जो मुलायम चट्टान है वो कट जाती है, क्योंकि वायु का जो असर है, अपरदन का जो असर है वो 6 फीट तक होता है। तो किसी मरुस्थलीय भाग में इस तरह से जो शिलाखंड है उसका भाग पतला और ऊपर का भाग काफ़ी मोटा हो जाता है, चौड़ा दिखता है, छतरीनुमा उसकी आकृति दिखाई देती है, जिनको मरुस्थलीय भागों में शतरंगशिला, मशरूम रॉक्स इनको कहा जाता है। फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट लेते हैं शतरंगशिला के बारे में। जो विद्यार्थियों कहा जाता है, राजस्थान के जो मरुस्थलीय भाग वहाँ पर इस तरह की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है, और इसके अलावा वर्ल्ड के अंदर भी अनेक स्थानों पर इस तरह की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्थलाकृति है विद्यार्थियों भूस्तंभ। भूस्तंभ शुष्क प्रदेशों में, ये आपके सामने स्थलाकृति दे रखी है भूस्तंभ की, और ये शतरंगशिला की स्थलाकृति आपके सामने दे रखी है। भूस्तंभ शुष्क प्रदेशों में जब कठोर चट्टानों के ऊपर कोमल चट्टानों का आवरण वर्टिकल रूप में होता है, तब पवन ऊपर की मुलायम चट्टानों को तो अपरदित करके शीघ्र कर देती है, लेकिन कठोर चट्टानें स्तंभ के रूप में खड़ी रहती है,
जिनको भू स्तंभ कहा जाता है। कई बार इनमें पानी भर जाता है तो अपक्षय की क्रिया अधिक हो जाती है और रात्रि के समय जब तापमान कम हो जाता है तो जल उसमें जम जाता है, फलस्वरूप आयतन बढ़ जाता है और ये क्रिया बार बार होती है, जिसके कारण चट्टानों के ऊपर निरंतर दबाव बढ़ता जाता है। अंत में चट्टान टूट जाती है और कोमल चट्टानें उसके कारण उधड़ जाती है, अपरदित हो जाती है और पवने यहाँ से प्राप्त जो मलबा है उसको उड़ा करके अन्यत्र ले जाती है और ये क्रिया बराबर होती रहती है, जिसको जूजेन कहा जाता है। ये रहा विद्यार्थियों आपके सामने जूजेन। जब कठोर और मुलायम सेलों की परतें ऊपर नीचे एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती है, तो कठोर सेल की संधियों में जो है पानी भर जाता है और अपक्षय की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और रात्रि में जब टेम्परेचर कम हो जाता है और ये क्रिया फलस्वरूप उनका आयतन बढ़ जाता है और ये क्रिया जब बार बार उनका रिपीटेशन होता है, जिसके कारण चट्टानों पर दबाव निरंतर बढ़ता जाता है और जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, इसके कारण कोमल जो चट्टानें होती है वो उधड़ जाती है और साथ ही कोमल चट्टानें उधड़ने के कारण ये क्रिया जब बार बार होती है तो ये द्वात की आकृति, स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको जूजेन कहा जाता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, यारडांग। यारडांग ये मरुस्थलीय भागों के अंदर कठोर चट्टानों के समानांतर मुलायम चट्टानें होती है। तो पवन मुलायम चट्टानों को तो अपरदित करके आगे ले जाती है और मुलायम चट्टानों के अपरदन के बाद कठोर चट्टानों के भाग सांप के फन की भांति खड़े रहते हैं, जिसे यारडांग कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 5 से 7 मीटर तक विद्यार्थियों होती है और इसके निर्माण में पवन के अवकर्षण का जो महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहता है। फिर नेक्स्ट विद्यार्थियों, ड्राई कांटर। मरुस्थलीय भागों में बड़े बड़े शिलाखंड पर पवन क्रिया निरंतर अपना कार्य करती रहती है और इसका प्रार कई दिशाओं से एक पत्थर के ऊपर होता रहता है, जिसका आकार पंचभुजाकार अथवा छठभुजाकार हो जाता है, जिसके किनारे घर्षण से काफ़ी चिकने हो जाते हैं। तो इस क्रिया को ड्राई कांटर कहा जाता है। फिर है जालीदार शिला। जब पवन के मार्ग में शिलाएँ होती है तो उसके बीच बीच में मुलायम चट्टानें होती है। तो पवन मुलायम जो है वो उसका अपर्दन आसानी से हो जाता है और कठोर चट्टानों का जो भाग है वो अपर्दन करने में समर्थ रहता है और धीरे धीरे शिलाओं के बीच बीच में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं जो छलनी जैसे दिखाई देते हैं, जिसमें वायु आर पार निकल जाती है, तो इसको जालीदार शिला कहा जाता है। पुल अथवा खिड़की। जब कभी पवन के प्रवाह मार्ग में ऐसी शिलाएँ होती है जिनके बीच में चट्टानें मुलायम होती है और आसपास उसके काफ़ी कठोर चट्टानें होती है, तो पवन बार बार अपरदन के कारण कठोर चट्टानें अपरदित नहीं हो पाती है और उनके बीच की जो शिलाओं में छिद्र का निर्माण हो जाता है और ये छिद्र धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि कई बार ये जालीदार शिला को तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद में आर पार ये पुल का निर्माण हो जाता है, जिसमें वायु अबाध गति से चलती रहती है। पवन के परिवहन कार्य के अलावा विद्यार्थियों अब इसके निक्षेप जनित स्थल रूप भी देखने को मिलते हैं और निक्षेप जनित स्थल रूपों में सबसे पहला जो स्थल रूप है बालू का स्तूप। ये एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। इसका आकार गोलाकार, नवचंद्राकार, अनुवर्ताकार आदि रूपों में होता है और बालू का स्तूप ज़्यादातर मरुस्थलीय भागों के अंदर देखने को मिलते हैं, जहाँ इनके निर्माण की जो दशाएँ हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों, सागर तटीय भागों, झील के रेतीले टीले, बाढ़ के मैदान, बालू का पत्थर वाले मैदान आदि भागों में इन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। बालू का स्तूपों निर्माण के लिए जो है विशाल मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में एक मरुस्थलीय स्थलाकृति या मरुस्थल ही मरुस्थल वहाँ पर होना चाहिए। तो विशाल राशि का होना इसके लिए आवश्यक है। बालू का स्तूप का निर्माण वहाँ होता है जहाँ वायु तेज गति से चलती है, उन स्थानों को होता है। फिर उसके बाद में बालू का स्तूप जो है जहाँ
कई प्रकार के अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, वायु को रोक लेते हैं, तो वहाँ पर मिट्टी जम जाती है, तो उसके कारण भी बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। कभी कभी बालू का स्तूप जो है ज़्यादातर झील, समुद्र या जहाँ पर पेड़ पौधे दिख होते हैं वहाँ पर इनका निर्माण अवरोधों के कारण हो जाता है। कई बार बालू का स्तूप प्लाइन भी हो जाता है, जैसा कि ये आपके सामने चित्र दे रखा है, उसमें इस तरह से कई बार इनका प्लाइन भी हो जाता है। फिर इसमें विद्यार्थियों दूसरे प्रकार की जो शिलाकृति बनती है वो बरखान। बरखान एक ऐसी शिलाकृति है जो अर्धचंद्राकार होता है, जिसके सिंग आगे की तरफ निकले होते हैं। जब वायु तेज गति से निकलती है, चलती है मरुस्थलीय भागों के अंदर, तो कहीं पर जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो अवरोध उत्पन्न होने के कारण जो बीच वाला भाग है उस पर टिल्ला हो जाता है और इसके अग्र भागों में सिंग की आकृति की टिल्ले आगे की ओर निकल आते हैं, जिसका सम्मुख ढाल है वो बहुत तेज होता है और इस तरह से अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। शीप, बालू का मैदानों में निक्षेप जनित ये एक शिलाकृति होती है शीप। जो छोटी छोटी जो शीप होती है, जब नदियाँ प्रवाहित होती है तो छोटी छोटी शीप का निर्माण होता है। तो इस तरह की जो एक छोटी छोटी उर्मिकाओं का निर्माण जब हो जाता है, यानी अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप का छोटा रूप ही शीप कहलाती है। तीसरी जो शिलाकृति है निक्षेप जनित शिलाकृतियों में, वो है लोयस मैदान। विद्यार्थियों जब तेज गति से वायु चलती है तो अपने साथ में मिट्टी इत्यादि को लेकर चलती है, तो जो महीन मिट्टी है उसके बड़े बड़े जमाव हो जाते हैं, तो उसको लोयस कहा जाता है। जैसे चीन के अंदर हवांगो नदी जो बहती है, वहाँ पर कई जगह लोयस मिट्टी के मैदान जम जाते हैं जो पीले रंग के होते हैं। थैंक यू।